भौतिक शास्त्र के अंतर्गत आज हम लोगों को अध्याय 8 प्रारंभ करना है। अध्याय 8 है, इकाई 5 है। अध्याय का नाम है कणों का निकाय एवं घूर्णी गति। इकाई 5 अध्याय 8 के अंतर्गत प्रश्न क्रमांक पहला जो है वो है द्रव्यमान केंद्र तथा गुरुत्व केंद्र को परिभाषित कीजिए। द्रव्यमान केंद्र और गुरुत्व केंद्र की परिभाषा बताना है। सबसे पहले देखते हैं द्रव्यमान केंद्र। आपको 8.1 नहीं लिखना है, आपको डायरेक्ट हेडिंग लिखना है द्रव्यमान केंद्र। द्रव्यमान केंद्र क्या है? किसी पिंड अथवा कणों के निकाय का वह बिंदु जिस पर पिंड अथवा कणों के निकाय का संपूर्ण द्रव्यमान केंद्रित माना जा सकता है, द्रव्यमान केंद्र कहलाता है। जैसे मान लेते हैं इस प्रकार से कोई निकाय है, निकाय का कोई भी आकार हो सकता है, कणों से मिलकर या पिंडों से मिलकर ये निकाय बना है। तो इस निकाय का ऐसा बिंदु जिस पर उस निकाय का संपूर्ण द्रव्यमान केंद्रित माना जाए। जैसे हमने ये बिंदु बनाया है, तो इस बिंदु पर यदि इस निकाय का पूरा द्रव्यमान केंद्रित हो, पूरे का पूरा द्रव्यमान उसी बिंदु पर हो, तो ऐसे बिंदु को द्रव्यमान केंद्र कहा जाता है। तो आपको परिभाषा में यही लिखना है कि वह किसी निकाय या किसी पिंड या कणों के निकाय का वह बिंदु जिस पर पिंड अथवा कणों के निकाय का संपूर्ण द्रव्यमान केंद्रित माना जा सकता है, द्रव्यमान केंद्र कहलाता है। तो ये आपकी परिभाषा हो जाएगी। आगे इसमें लिखा है जिससे द्रव्यमान केंद्र पर केंद्रित, ये आपको नहीं लिखना है, केवल आपको ये इतना परिभाषा में लिखना है। दूसरी जो परिभाषा है वो है गुरुत्व केंद्र की। गुरुत्व केंद्र क्या है? किसी निकाय का वह बिंदु जिस पर उसका संपूर्ण भार केंद्रित माना जाता है, पूरे का पूरा भार उस बिंदु पर केंद्रित हो, ऐसे बिंदु को गुरुत्व केंद्र कहा जाता है। यहाँ पर ध्यान देना है, द्रव्यमान और भार इन दोनों में अंतर है। इसके पहले द्रव्यमान केंद्र की जब हमने परिभाषा बताई तो उसमें बताया था कि ऐसा बिंदु जिस पर पूरे का पूरा द्रव्यमान केंद्रित हो, तो वो द्रव्यमान केंद्र है। और यदि उस बिंदु पर पूरे का पूरा भार केंद्रित हो तो वो गुरुत्व केंद्र है। तो दोनों में अंतर है। भार बराबर होता है द्रव्यमान गुणे त्वरण, मतलब द्रव्यमान में त्वरण का गुणा कर दें तब वो भार बनता है ना। तो द्रव्यमान और भार दोनों में अंतर है, तो ये ध्यान रखना है। किसी निकाय के बिंदु पर यदि पूरे का पूरा द्रव्यमान केंद्रित है तो वो द्रव्यमान केंद्र है, यदि किसी निकाय के उस बिंदु पर पूरे का पूरा भार केंद्रित है तो वो गुरुत्व केंद्र है। दूसरा जो प्रश्न इसमें पढ़ना है वो है स्थानांतरीय तथा घूर्णी गति को उदाहरण सहित समझाना है। स्थानांतरीय गति और घूर्णी गति, दो प्रकार की गति होती हैं, इनको इस प्रश्न के अंतर्गत समझाना है। सबसे पहले देखते हैं स्थानांतरीय गति। स्थानांतरीय गति क्या है? यदि बाह्य बल के प्रभाव से दृढ़ पिंड की गति इस प्रकार होती है कि उसके सभी कणों का विस्थापन तथा वेग एक समान होता है, तो पिंड की इस गति को स्थानांतरीय गति कहा जाता है। जैसे मान लेते हैं ये कोई एक पिंड है, इस पिंड में कई कण होंगे, ऐसे कई कणों से मिलकर ये पिंड ऐसे बना हुआ है। तो इस पिंड पर एक बल लगाएं, किस तरफ बल लगाएं? ये इस दिशा में बल लगाएं, इधर बल लगाएं जिस तरफ ये तीर का निशान लगाएं। तो बल लगाने पर क्या होगा? बल लगाने पर पूरे का पूरा पिंड यदि वहाँ से दूसरे स्थान पर चला जाए, तो पूरे का पूरा पिंड कब जाएगा दूसरे स्थान पर? जब उस पिंड के सभी कणों का वेग और विस्थापन समान हो। सभी कण एक समान वेग से जब आगे की ओर चलेंगे और सभी कणों में विस्थापन जब समान होगा, विस्थापन माने समान दूरी वो तय करें, तो जब ऐसा होगा तभी वो पिंड एक स्थान से दूसरे स्थान पर
पहुंच पाएगा। तो इस प्रकार से यदि सभी कणों का विस्थापन और वेग समान है तो इस प्रकार की गति को स्थानांतरीय गति कहा जाता है। जैसे उदाहरण के लिए ट्रेन की बोगी की गति, ट्रेन की बोगी माने ट्रेन का जो डिब्बा होता है उसे बोगी कहा जाता है। तो ट्रेन का जो डिब्बा है देखा होगा कि कहीं भी जाता है तो पूरे का पूरा डिब्बा एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है ना। ऐसा तो नहीं होता ना कभी कि आधा डिब्बा आगे चला जाए आधा डिब्बा वहीं रह जाए, है ना। तो पूरे का पूरा डिब्बा या पूरे की पूरी बोगी एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाती है। और ऐसा कब संभव है? जब ट्रेन की बोगी के सभी कण समान वेग से चलें और उन कणों का विस्थापन भी क्या हो? समान हो, तभी पूरे का पूरा डिब्बा एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाएगा। तो इस प्रकार की गति को स्थानांतरित गति कहा जाता है। और जैसे एग्जाम्पल बताते हैं, जैसे साइकिल है, साइकिल जब हम चलाते हैं, साइकिल में जब पैडल मारते हैं, पैडल मारते हैं माने बल लगाते हैं, तो जब पैडल मारते हैं तो साइकिल क्या होती है? एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचती है। ऐसा तो नहीं होता ना कि साइकिल का आगे वाला पहिया आगे चला जाए और पीछे वाला पहिया वहीं रह जाए, ऐसा नहीं होता ना। तो ऐसा क्यों है? तो ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि साइकिल जितने भी कणों से मिलकर बनी है उन सभी कणों का विस्थापन और वेग एक समान है, इसलिए पूरे की पूरे साइकिल एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंच रही है। तो इस प्रकार की गति को स्थानांतरित गति कहा जाता है। दूसरा जो प्रकार है गति का वो है घूर्णन गति। घूर्णन गति भी कहते हैं, घूर्णी गति भी कहते हैं। तो घूर्णी गति या घूर्णन गति क्या है? यदि पिंड किसी बिंदु पर इस प्रकार टिका है कि वह उस बिंदु के चारों ओर घूमने के लिए स्वतंत्र है, तो पिंड पर बाह्य बल लगाने पर वह बल की दिशा में स्थानांतरित गति नहीं करता, बल्कि वह उस बिंदु से होकर जाने वाली अक्ष के परितः घूमने लगता है ना। यहाँ पर ध्यान देना है। जैसे मान लेते हैं कि ये एक कोई बिंदु है और इस बिंदु पर कोई पिंड टिका है। जैसे मान लो ये पिंड है और ये पिंड इस बिंदु पर ऐसे टिका है, ठीक है। अब इस पिंड पर बल लगाएं, तो बल लगाएं तो क्या होगा? बल लगाने पर जो पिंड है वह उस बिंदु से आगे की ओर नहीं जाएगा। जिस बिंदु पर वो टिका है उस बिंदु से आगे नहीं जाएगा, लेकिन क्या होगा? वो जो पिंड है उस बिंदु से होकर जाने वाली रेखा, ये इस प्रकार से ये उस बिंदु से होकर जाने वाली रेखा या उसका अक्ष कह सकते हैं, उस अक्ष के परितः वो पिंड क्या होने लगेगा? घूमने लगेगा। ऐसे घूमने लगेगा, इस अक्ष के परितः वो घूमने लगेगा। तो इस प्रकार की गति को क्या कहा जाता है? घूर्णन गति या घूर्णी गति कहा जाता है। और जिस अक्ष के परितः वो पिंड घूम रहा है उस अक्ष को घूर्णन अक्ष कहा जाता है। ठीक है, समझ में आ गया? यदि कोई पिंड किसी बिंदु पर टिका है और उस बिंदु के चारों ओर घूमने के लिए वो स्वतंत्र है, बल लगाने पर वो जो पिंड है वहाँ से दूसरे स्थान पे नहीं जाता, मतलब स्थानांतरित गति नहीं करता, लेकिन बल लगाने पर क्या होता है? वो उस बिंदु से होकर जाने वाले अक्ष के परितः घूमने लगता है। तो अक्ष के परितः जब वो घूमता है तो इस प्रकार की गति को घूर्णी गति या घूर्णन गति कहा जाता है। और जिस अक्ष के परितः वो पिंड घूम रहा है उसे उसका घूर्णन अक्ष कहा जाता है। सबसे सिंपल इसका जो उदाहरण है, घरों में जो पंखा होता है हाथ वाला, घरों में पंखा होता है ना हाथ वाला, जिसे बिजना कहते हैं, तो बिजना इसका सबसे सिंपल उदाहरण है। बिजना में देखा होगा बीच में एक हाथ से पकड़ने के लिए एक लकड़ी सी लगी रहती है। हाथ जहाँ हम लोग हाथ से पकड़ते हैं वहाँ एक डंडा लगा रहता है ना, तो उस डंडे से जब हम बल लगाते हैं तो बिजने का जो ऊपर वाला भाग है उस डंडे के चारों तरफ क्या होने लगता है? घूमने लगता है। तो वो जो डंडा है, डंडा क्या है? अक्ष है। और उस अक्ष के परितः वो जो बिजना है या जो हाथ वाला पंखा है वो क्या कर रहा है? घूम रहा है। तो उस हाथ वाले पंखे की जो गति होगी वो कैसी गति होगी? घूर्णी गति होगी। इसी प्रकार से
लाइट वाला जो पंखा होता है, लाइट वाला पंखा देखा होगा, लाइट वाले पंखे को एक छड़ की सहायता से लटकाया जाता है। तो छड़ की सहायता से लटका है मतलब वो अक्ष हो गया, जो छड़ है वो अक्ष है, और उस अक्ष के परतः पंखे के जो ब्लेड हैं वो क्या करते हैं, गति करते हैं। इसी प्रकार से गेट की बात करें, दरवाजे की बात करें, किवाड़ की बात करें, दरवाज़ा क्या है, दरवाज़ा कब्जे से कसा रहता है और कब्जे के परतः वो दरवाज़ा आगे पीछे होकर खुलता या बंद होता है। तो ऐसे कई एग्जाम्पल हैं घूर्णी गति के, उन सभी एग्जाम्पलों को यहाँ नीचे बताया गया है, तो आपको यहाँ पर लिख लेना है, ठीक है। तीसरा जो प्रश्न हम लोगों को पढ़ना है वो है बल आघूर्ण किसे कहते हैं, इसका व्यंजक निगमित कीजिए। बल आघूर्ण की परिभाषा बताना है और उसका व्यंजक निगमित करना है। सबसे पहले देखते हैं बल आघूर्ण की परिभाषा। आपको आंसर में हेडिंग लिखना है बल आघूर्ण। बल आघूर्ण का मापन हेडिंग नहीं लिखना है, आपको हेडिंग लिखना है बल आघूर्ण। बल आघूर्ण क्या है, किसी अक्ष के परितः बल आघूर्ण बल के परिमाण तथा घूर्णन अक्ष से बल की क्रिया रेखा की लंबवत दूरी के गुणनफल के बराबर होता है। मतलब बल और बल की क्रिया रेखा की अक्ष से लंबवत दूरी, इन दोनों का गुणनफल कर दें तो क्या बन जाता है, बल आघूर्ण बन जाता है। बल आघूर्ण क्या है, किसी बल के परिमाण, परिमाण मतलब मान, मान को परिमाण कहा जाता है। तो बल के परिमाण और घूर्णन अक्ष से बल की क्रिया रेखा की लंबवत दूरी, इन दोनों के गुणनफल को ही क्या कहा जाता है, बल आघूर्ण कहा जाता है। आप चाहें तो ये जो इसमें परिभाषा लिखी है ये भी लिख सकते हैं, या जो मैं बता रहा हूँ वो भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं कि बल के परिमाण और घूर्णन अक्ष से बल की क्रिया रेखा की लंबवत दूरी के गुणनफल को बल आघूर्ण कहा जाता है। परिभाषा में आप ऐसा लिख सकते हैं। अब व्यंजक निगमित करना है, तो व्यंजक निगमित करने के लिए चित्र आपको बना लेना है। चित्र में क्या है, देखो ध्यान देना है कि यहाँ पर ये बिंदु O है। बिंदु O क्या है, बिंदु O वह बिंदु है जिस बिंदु से होकर ये अक्ष ऐसे गुजर रहा है। ये अक्ष है, ये बिंदु O क्या है, बिंदु O से होकर ये अक्ष गया है ऊपर से नीचे की ओर। एक कोई कण है कहाँ पर, बिंदु P पर, जहाँ पर ये P लिखा हुआ, यहाँ पर कोई कण है। इस कण पर बल F लगाया जाता है। किस दिशा में, ये है बल F की दिशा। बल F लगाया जाता है। बल F लगाने पर ये जो कण है, ये अक्ष है जो बिंदु O से होकर जा रहा है, इस अक्ष के परितः ये कण क्या करने लगता है, घूर्णी गति करने लगता है। एक कोई कण P है जिस पर बल F लगाया जाता है। बल F लगाने पर ये कण बिंदु O से होकर जाने वाले अक्ष के परतः घूर्णी गति करने लगता है। बिंदु O से P तक की जो दूरी है वो R है। यहाँ स्थिति सदिश R वेक्टर लिखा हुआ है। किसी में वस्तु या किसी बिंदु की स्थिति और दिशा को बताने वाले सदिश को स्थिति सदिश कहते हैं, पहले पढ़ चुके हैं। तो ये स्थिति को बता रहा है। आर वेक्टर मतलब दूरी, आर मतलब दूरी है, बिंदु O से P तक की दूरी है आर। उसी को आर वेक्टर क्यों लिखा है, क्योंकि ये स्थिति सदिश है। उस बिंदु P की स्थिति मतलब दूरी बता रहा है और किस दिशा में है ये दो चीज़ें बता रहा है, इसलिए आर ना लिख के उसको आर वेक्टर लिखा है। अब यहाँ पर ध्यान देना है, जो बिंदु P है या जो कण P है उस पर किस दिशा में बल लग रहा है, ये इस दिशा में, ये जिस तरफ मैंने अभी लाइन खींची है उस दिशा में बल लग रहा है। ये जिधर F लिखा है ना, इस तरफ बल लग रहा है। तो जिस तरफ बल लग रहा है वो बल की क्रिया रेखा होती है। तो बल की क्रिया रेखा को ऐसे पीछे बढ़ाएंगे, यहाँ ऐसे पीछे बढ़ाएंगे और पीछे बढ़ाते कहाँ ले आएंगे, बिंदु M तक ले आएंगे बल की क्रिया रेखा को। तो बल की क्रिया रेखा ये हो गई, P से पीछे M तक बढ़ा दिया बल की क्रिया रेखा को। और ये जहाँ पर O है इससे होकर जाने वाला जो अक्ष है वो घूर्णन अक्ष है। तो घूर्णन अक्ष और क्रिया रेखा की जो दूरी होगी वो कौन सी दूरी होगी, ये ON।
जो O और N के बीच की दूरी है ये कौन सी दूरी है? बल की क्रिया रेखा और अक्ष के बीच की लंबवत दूरी है। लंबवत दूरी लेना है इसीलिए इसको ले रहे हैं। यदि दूरी लेना होता तो दूरी तो यही थी, O से P तक की जो दूरी है वही क्या है, दूरी है उसकी। लेकिन बल और बल की क्रिया रेखा और अक्ष इन दोनों के बीच की लंबवत दूरी लेना है, इसलिए यहाँ पर लंब डाला गया है। तो लंबवत दूरी कौन सी हो गई? ON। यदि बल की क्रिया रेखा और अक्ष इन दोनों की दूरी कहता है तो दूरी थी OP, लेकिन दूरी ना लेकर यहाँ पर लंबवत दूरी लेना है, तो लंबवत दूरी लेने के लिए ही ये O से N तक लंब डाला गया है। तो लंबवत दूरी हो गई ON। अब जो बातें चित्र बनाते समय मैंने आपको बताई हैं उन्हीं बातों को यहाँ पर देखो भाषा में लिख लेना है। माना कि चित्र में 8.8 ना लिख के आपको सीधा लिखना है चित्र में। चित्र 8.8 लिखा है ना, तो आपको लिखना है चित्र में, है ना। और जो चीज़ें मैंने आपको बताई थी चित्र में वही सब चीज़ें यहाँ पर भाषा में लिखी हुई हैं, तो आपको लिख लेना है। अब सभी चीज़ें लिखने के बाद फिर निकालेंगे बल आघूर्ण का परिमाण। बल आघूर्ण को टाउ से प्रदर्शित किया जाता है। ये जो ऐसा जो ये निशान बना है ये उल्टा टी जैसा, ये टाउ पढ़ा जाता है इसको। तो टाउ लिख दिया, परिमाण निकालना है इसलिए दोनों तरफ ये ऐसी सीधी लाइन खींची है, सीधी लाइन खींची है, इसको मॉड पढ़ा जाता है। टाउ के ऊपर वेक्टर लगा है ऐसे, मतलब वो बलाघूर्ण हो गया, और दोनों तरफ लाइनें खींची हैं मतलब वो क्या हो गया, उसका मॉड हो गया, परिमाण हो गया। और बल आघूर्ण का परिमाण बराबर क्या होता है? बल गुणे बीच की लंबवत दूरी, यही है ना सूत्र। तो बल कौन सा लग रहा है? F वेक्टर। तो बल का परिमाण लिखना है मतलब F वेक्टर का भी मॉड निकालना है। जब भी परिमाण निकालना होता है तो मॉड लगाया जाता है। दोनों तरफ ये लाइनें खींचते हैं, इसको परिमाण या मॉड पढ़ा जाता है। तो सूत्र होता है बल आघूर्ण बराबर बल गुणे बल की क्रिया रेखा की अक्ष से लंबवत दूरी। बल के लिए F वेक्टर हो गया, बल का परिमाण निकालना है तो मॉड लगा दिया, और क्रिया रेखा की अक्ष से लंबवत दूरी कितनी है? ON है, अभी मैंने चित्र में आपको बताया था, है ना। तो ON आ गया। तो टाउ वेक्टर का परिमाण बराबर हो गया F वेक्टर का परिमाण इंटू ON। ये हो जाएगा समीकरण 1। इसको समीकरण 1 आपको दे देना है। अब थोड़ा सा चित्र में ध्यान देना है। चित्र में एक त्रिभुज बन रहा है। कौन सा त्रिभुज बन रहा है? ONP। ये एक त्रिभुज यहाँ पर चित्र में बन रहा है, और इस त्रिभुज में दो कोण दिख रहे होंगे। एक ये यहाँ पर 90 अंश का कोण बन रहा है, और दूसरा यहाँ पर थीटा कोण बन रहा है। ये थीटा कौन सा कोण है? थीटा, ये वाला जो थीटा है वो इस थीटा के बराबर होगा। क्यों होगा? क्योंकि दोनों शीर्षाभिमुख कोण हैं। तो थीटा है क्या? F वेक्टर और R वेक्टर के बीच का कोण है। F वेक्टर है लगने वाला बल, और ये वाली जो रेखा है जो डॉट लाइन से बनी है ये R वेक्टर है। तो F वेक्टर और R वेक्टर के बीच का कोण है थीटा। और ये वाला कोण और ये वाला कोण दोनों बराबर लिखे हैं, मतलब थीटा लिखे हैं। क्यों लिखे हैं? क्योंकि दोनों शीर्षाभिमुख कोण है। ये ऐसे नीचे चित्र में बना रहा हूँ मैं, देखो ऐसे उसमें बन रहा है ये। तो ऐसी स्थिति जब बनती है तो ये वाला कोण और ये वाला कोण शीर्षाभिमुख कोण कहलाता है। तो ये इस तरफ वाला कोण थीटा है, तो इधर वाला कोण भी क्या हो जाएगा? थीटा हो जाएगा। तो यहाँ पर ध्यान देना है कि जो त्रिभुज ले रहे हैं ONP, इस त्रिभुज में थीटा कोण बन रहा है। थीटा कोण बनने के कारण इसमें मान निकालते हैं किसका? साइन थीटा का। मान निकालते हैं किसका? साइन थीटा का। साइन थीटा बराबर त्रिकोणमिति से होता है लंब बटे कर्ण। अब यहाँ पर ध्यान देना है, त्रिभुज लिया है हम लोगों ने ONP। इस त्रिभुज में लंब कौन सा होगा? लंब होगा ये ON वाली भुजा। लंब है, 90 अंश का कोण यहीं पे बन रहा है, देखो इसी में। तो लंब हो गया ON, और कर्ण कौन सा हो गया? ये OP हो गया। लंब हो गया ON और कर्ण कौन सा हो गया? OP हो गया। मतलब साइन थीटा बराबर लिख सकते हैं लंब ON, और बटे में कर्ण हो जाएगा क्या? OP। लंब के सामने वाली भुजा कर्ण होती है ना, तो लंब हो गया
ओ एन, तो उसके सामने वाली सबसे लंबी भुजा कर्ण कहलाती है, कर्ण हो गई ओ पी। तो साइन थीटा बराबर आ जाएगा ओ एन बटे ओ पी। अब साइन थीटा की जगह पे साइन थीटा रहेगा, बराबर में ओ एन की जगह पे ओ एन रहेगा, क्योंकि मान ओ एन का ही निकालना है यहाँ पर। और ओ पी का मान चित्र में कितना लिखा है, आर। आर वेक्टर भी लिख सकते हो, आर भी लिख सकते हो। आर वेक्टर लिखोगे तो यहाँ पर ऐसे मॉड लगा के लिखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर मान लिखना है, हम लोगों को परिमाण लिखना है, इसलिए मॉड लगाना पड़ेगा। तो केवल आर भी लिख सकते हो या आर वेक्टर भी लिख सकते हो। तो साइन थीटा बराबर आ जाएगा ओ एन बटे मॉड आर वेक्टर। अब देखो, अभी जो मैंने आपको चित्र में बातें बताई हैं उन्हीं को यहाँ पर लिख लिया। देखो बता दिया कि यदि आर वेक्टर और एफ वेक्टर के बीच का कोण थीटा है, बता दिया ना। देखो ऊपर जो मैं बता रहा था, है ना। फिर त्रिभुज कौन सा ले लिया, त्रिभुज ले लिया ओ एन पी, और त्रिभुज लेके उसमें किसका मान निकाला, देखो वही साइन थीटा बराबर सूत्र लग गया लंब बटे कर्ण, मतलब ओ एन बटे ओ पी। ठीक है। फिर उनने तिर्यक गुणा कर दिया, तो तिर्यक गुणा किया तो ओ पी का साइन थीटा के साथ गुणा हो गया, और ओ एन बराबर आ गया ओ पी साइन थीटा। ठीक है। और ओ पी का मान कितना था, आर था, तो आर साइन थीटा आ गया। तो ऊपर जो मैंने आपको बताया था वही यहाँ लिख दिया उनने। ऊपर ऐसे लिख के बताया था ना मैंने, साइन थीटा बराबर कितना आ रहा था, ओ एन बटे आर वेक्टर, या आर आ रहा था ऊपर, मैंने अभी चित्र के नीचे बताया था। तो तिर्यक गुणा करोगे तो ओ एन का मान क्या निकलेगा, आर साइन थीटा, तो वही यहाँ पर देखो आ गया। अब ये ओ एन का जो मान निकला है आर साइन थीटा, ओ एन के इस मान को समीकरण 1 में रख देंगे। ऊपर मैंने बताया था ना कि यहाँ समीकरण 1 दे देना है आपको। तो समीकरण 1 में जब ओ एन का मान रखेंगे, यहाँ पर चाहो तो आप लिख सकते हो ओ एन का मान समीकरण 1 में रखने पर ऐसा लिख सकते हो। फिर समीकरण 1 में जब मान रखेंगे तो समीकरण 1 में टाउ वेक्टर का मॉड था तो उसको ज्यों का त्यों लिख लिया। फिर एफ वेक्टर का मॉड था बराबर में, तो उसको भी लिख लिया। यहाँ ओ एन जहाँ लिखा था वहाँ ओ एन का मान रख दिया आर साइन थीटा। अब जैसे कि हमने पहले बताया था कि जो मॉड है, मॉड का काम है केवल मान बताना। तो जब मॉड को हटाते हैं तो ये ऊपर का वेक्टर हट जाता है, क्योंकि वेक्टर लगा है इसका मतलब वो सदिश राशि है, और सदिश राशि है मतलब वो मान भी बता रहा है और दिशा भी बता रही है ना। तो मॉड इसलिए लगाया था कि वो केवल मान को बताए। तो जब मॉड को हटाएंगे तो ऊपर से वेक्टर हट जाएगा, मतलब वो केवल मान को बताने लगेगा, है ना। ये ध्यान रखना है, जब भी मॉड हटाएंगे, जैसे ये टाउ वेक्टर लिखा है तो टाउ वेक्टर का मॉड लगा दिया, मतलब उसको केवल टाउ लिखा जा सकता है। क्यों ऐसा लिख रहे हैं, क्योंकि वेक्टर जब तक, ये तीर का निशान जो लिखा है इसको वेक्टर पढ़ा जाता है। तो वेक्टर कब तक लगता है, जब तक वो मान और दिशा दोनों को बताए, मतलब जब तक वो सदिश राशि रहता है तब तक उस पर वेक्टर लगाया जाता है। और दोनों तरफ मॉड लग गए मतलब वो केवल मान को बता रहा है, दिशा को नहीं बता रहा है। तो इसीलिए बराबर के इस तरफ ये वेक्टर का निशान, तीर का निशान हटा के ऐसा टाउ लिखा जा सकता है। तो वही चीज़ यहाँ देखो, टाउ वेक्टर मॉड की जगह पे केवल टाउ आ गया, एफ वेक्टर मॉड की जगह पे केवल एफ आ गया, और आर साइन थीटा की जगह पे आर साइन थीटा आ गया। अब नीचे ध्यान देना, देखो ये इस प्रकार से टाउ वेक्टर बराबर आर एफ साइन थीटा जो आया है, यही किसका सूत्र है, यही बल आघूर्ण का सूत्र है। अब ऊपर ये जो बल आघूर्ण का सूत्र आया है उसी को नीचे देखो भाषा में लिख सकते हैं। टाउ है बल आघूर्ण, तो बल आघूर्ण लिख दिया, बराबर में एफ है तो बल हो गया, और आर साइन थीटा को आघूर्ण भुजा कहा जाता है तो उसकी जगह पे आघूर्ण भुजा लिख दिया। तो शब्दों में लिख सकते हैं बल आघूर्ण बराबर बल गुणे आघूर्ण भुजा। अब यहाँ पर ध्यान देना है, देखो मैथ में एक सूत्र होता है, क्या सूत्र होता है, ए बी साइन थीटा। यदि ऐसा लिखा है मैथ में तो इसको लिखा जा सकता है ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ये ऐसा लिखा जा सकता है।
यदि ए बी साइन थीटा लिखा है तो उसको लिख सकते हैं ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। तो यहाँ जहाँ पर सही का निशान लगा है ये सूत्र देखो, ये सूत्र में यही लिखा है, देखो टाउ बराबर लिखा है आर एफ साइन थीटा। जैसे ऊपर ए बी साइन थीटा लिखा है वैसे ही यहाँ पर आर एफ साइन थीटा लिखा है। मतलब ए की जगह पे आर है और बी की जगह पे एफ है। जहाँ पर दो सही के निशान मैंने अभी लगाए हैं ना, ये जो सूत्र आया था अपना, इस सूत्र की बात कर रहा हूँ। इस सूत्र में आर एफ साइन थीटा है तो ए की जगह पे आर है और बी की जगह पे एफ है, बाकी साइन थीटा की जगह पे साइन थीटा है। तो ये ऊपर जो सूत्र लिखा है इस सूत्र के अनुसार ए बी साइन थीटा को जब ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर लिखा जा सकता है तो आर एफ साइन थीटा को भी आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर लिखा जा सकता है। तो नीचे लिख दिया, देखो सबसे नीचे लिखा हुआ है सदिश रूप में। वेक्टर किसको कहते हैं? सदिश को। हिंदी में सदिश बोलते हैं, इंग्लिश में वेक्टर बोलते हैं। तो वेक्टर रूप में या सदिश रूप में जब लिखेंगे तो देखो क्या हो गया, टाउ पर भी वेक्टर लगा दिया। टाउ पर वेक्टर क्यों लगा दिया? क्योंकि सदिश राशि है। और बराबर के उस तरफ देखो सूत्र लगा दिया, वो ये ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर हो जाता है ए बी साइन थीटा। तो ऐसे ही यहाँ आर एफ साइन थीटा क्या हो गया? आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर। तो यहाँ पर ध्यान रखना है ये आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर कैसे हो गया? ऊपर जो सूत्र लिखा है ए बी साइन थीटा बराबर ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, उस सूत्र के अनुसार इसको यहाँ पर लिख दिया गया है। तो ये आपका सूत्र आ जाता है बल आघूर्ण बराबर टाउ वेक्टर बराबर आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर। ये सदिश रूप है इसका। और सदिश रूप यदि नहीं लिखना है तो ये ऊपर जहाँ पे दो सही के निशान लगे हुए हैं ये वाला होगा इसका सूत्र, टाउ वेक्टर बराबर आर एफ साइन थीटा।